हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 8 मार्च को क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, 8 मार्च को आपकी केमिस्ट्री का पेपर है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हों। तो आज मैं आपको 12th केमिस्ट्री के टॉप 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। आप खुद ही देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन को मैं अभी बताने वाला हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है भैया कि ये 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, ये एक न्यूमेरिकल है भैया, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। केमिकल काइनेटिक चैप्टर, रासायनिक बलगत चैप्टर का न्यूमेरिकल है। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है, ये भी एग्जाम में आ चुका है कई बार, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा रिपीटेड है। फिर अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों को हम समझेंगे, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है भैया, इसकी तो बात ही मत कीजिए, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। और अगर आप 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, अगर इन क्वेश्चन को पढ़कर चले गए भैया, तो आपका 8 से 10 नंबर कहीं जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो बस इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो। न्यूमेरिकल के साथ मैं बताने वाला हूं, हर साल एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझना, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझाने वाला हूं। तो आज का ये क्लास देखने से पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2 फॉर्मूले याद रखने होंगे, क्योंकि इन्हीं 2 फॉर्मूले से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। सबसे पहले प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल के पदों में वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है, उसको याद रखना। k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, जहां पर k है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्ध आयु काल। ये अर्ध आयु काल के पदों में वेग स्थिरांक का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होते हैं। देखो, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। k है वेग स्थिरांक, t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपको ये फॉर्मूला याद रहे। अभी जो भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे। चलो सॉल्व करते हैं भैया। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। यानी कि आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल दिया गया है। ठीक है, अब कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण होगा, तो अर्ध आयुकाल हमें दिया गया है, तो हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे पहले, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम ये निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया स्टूडेंट, टी हाफ की वैल्यू दी गई है। टी हाफ की वैल्यू हमें दी गई है 60 मिनट। कितना दिया गया है? 60 मिनट हमें दिया गया है। ठीक है, अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टी हाफ के पदों में वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ अपान टी हाफ। ये फॉर्मूला होता है। पहले हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे, उसके बाद में हम वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग होगा, पूर्ण होगा, वो हम निकाल लेंगे। तो अर्धायु काल से पहले वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू देखो कितनी है, 60 मिनट है। 60 मिनट है। अब एक चीज ध्यान रखना मेरे स्टूडेंट, जब आप 0.6932 को 60 से डिवाइड करोगे, तो आपका अप्रोक्स आएगा ये 0.01155। भैया गुणा भाग तो आपको करना ही होगा, तो ये हमारा आ गया 0.01155। ये मिनट इनवर्स में आएगा, क्योंकि भैया मिनट में हमारा 60 मिनट था, तो ये मिनट इनवर्स में आ चुका है।
अब हमारा जब ये आ गया तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वेग स्थिरांक हमें पता है, अब t निकालना है, मतलब कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा, अब हम यहां से निकालेंगे। तो हमें k पता चल गया। अब हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ध्यान से समझना इस न्यूमेरिकल को, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे भाई वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी बताया था, k इक्वल टू 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग a अपान a माइनस एक्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर इस फॉर्मूले पर हमें रखना है मेरे भाई, तो आपको पहले a और a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, a और a माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, लिखेंगे अभिकारक की, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता को मैंने बताया था ए से डिनोट करते हैं, ये जो आपका है। ए के जगह पर क्या रखेंगे, देखो अभिक्रिया का 90% भाग पूरा किया कब होगा ये पूछा जा रहा है। तो ए के जगह पर पहले हम 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता तो 100 रही होगी ना, 100%। अब टी समय पश्चात, टी समय पश्चात अभिकारक की, अभी मैं लिख देता हूं अभी, ठीक है, आप समझ जाना, अभिकारक की सांद्रता, इसको हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, देखो अभिक्रिया का 90% भाग कब पूर्ण होगा ये पूछा जा रहा है। तो जब 90% पूछा जाएगा तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a की वैल्यू 100 है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 100 में से 90 को घटा देंगे। 90% पूछा जा रहा है तो 90 को घटाएंगे। अगर यहाँ पे 80% पूछा जाता तो हम यहाँ पे 80 घटा देते, मतलब जितने परसेंट पूछा जाएगा वो आपको घटा देना। तो a माइनस एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा, 100 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 10 बचेगा, कितना, 10, ठीक है। अब यही a और a माइनस एक्स की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, मतलब हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो देखो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2.303 अपान t, ठीक है, लॉग एक की वैल्यू है भैया 100, ए की वैल्यू हमने रख दिया 100, ठीक है, अपान ए माइनस एक्स की वैल्यू है 10, 100 अपान 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 अपान 10 है तो ये कट जाएंगे भैया, 10 ही केवल बचेगा। तो हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पे k की वैल्यू भी आप लोग लिख दो, ऊपर देखो k की वैल्यू हमने निकाला था 0.01155, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू भी रख देंगे 0.01155, ये k की वैल्यू हो गई। अब इधर देखो 2.303 अपान t है, ठीक है, लॉग 10 यहां पे है, क्या है, लॉग 10 है, ठीक है। क्या बचा, लॉग 10 ही तो बचेगा, क्योंकि 100 में 100 10 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 10 ही बचेगा। अब यहां पे हम दूसरे पेज में थोड़ा सा देखते हैं, देखो भैया इस t को इधर लेकर चले जाओ, इसको इधर ले आओ, और एक चीज और लिख दो, चूंकि log 10 की जो वैल्यू होती है, log 10 इसकी वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इस log 10 को हम 1 मान लेंगे और इस t को इधर लेकर चले जाएंगे, तो ये हमारा होगा t इक्वल टू देखो 2.303 अपान 0.01155, ये इसके नीचे आ जाएगा, इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, चलो 1 मैंने मान लिया। अब देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, t इक्वल टू हमारा होगा, देखो 2.303 अपान 0.01155 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे 2.303 को 0.1155 से 0.01155 से, तो आपका अप्रॉक्स आएगा ये 199.39 मिनट आएगा आंसर। तो यही हमारा हो जाएगा समय t, इतना ही समय लगेगा 90% भाग पूर्ण होने में, 199.39 मिनट। क्योंकि मिनट में हमने मिनट को सेकंड में नहीं बदला था, तो हमारा आंसर मिनट में ही
आएगा, ठीक है, मिनट समय आ जाएगा। तो समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें, मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। देखो हमें यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू दी गई थी 60 मिनट, हमने वेग स्थिरांक निकाल लिया के इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, तो हमारा वेग स्थिरांक आया 0.01155 मिनट इनवर्स। अब देखो हमने प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हमें फॉर्मूला पता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, तो स्टार्टिंग की सांद्रता को हम 100 मान लेते हैं। टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता जो होगी a माइनस एक्स, जो चूंकि 90% भाग पूर्ण होने में पूछा जा रहा है तो 100 में से 90 को घटा देंगे, a में से x को घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू रखा लॉग 100/10, तो हमारा आया log 10 की वैल्यू 1 होती है। t को हम इधर ले गए तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.01155 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 199.39 मिनट आ गया। तो आप कह सकते हैं बहुत प्यार से कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल अगर 60 मिनट है तो 199.39 मिनट में अपक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। हो गया मेरे भाई, काम हो चुका है। तो यही आपका है न्यूमेरिकल, ठीक है, फर्स्ट वाला समझ में आ गया। अभी तो हमें 5 क्वेश्चन देखने हैं, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बस वीडियो को लाइक करते हुए चलना भैया, एक मोटिवेशन हमें मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 3 नंबर 4 नंबर में डायरेक्टली आता है। आभासी एकाणुक अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, तो इसको समझो। आभासी एकाणुक अपक्रिया वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो, आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक न हो, वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे मान लो, हम एक बात बताते हैं आपको, जैसे NH4NO2 इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, इसका ये जो है 2H2O और N2 में टूटता है, N2। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है, ये अभिकारक है। अब देखो ये इसका एक ही मॉलिक्यूल है तो इसकी कोटि एक होगी और इसकी आणविकता भी एक होगी क्योंकि इसके आगे एक माना गया है। ये तो आपका हो गया। लेकिन आभासी एकाणुक अपक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक ना हो, वो आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे, सब होगा मेरे भाई, सब होगा। देखो एग्जाम्पल को समझ रहे हैं हम लोग, तो हम ले लेते हैं शर्करा, नाम तो सुना ही होगा, चीनी भैया, C12H22O11, ठीक है, ये हमने ले लिया चीनी। इसका जल अपघटन हमें करा देना है +H2O, हमने इसका जल अपघटन करा देना है, ठीक है। ये देखो भैया ऊपर हो जाएगा H+, ठीक है। अब देखो बनेगा क्या, हमारा एक ग्लूकोज का अणु बनेगा C6H12O6 और दूसरा फ्रक्टोज का अणु बनेगा C6H12O6, दोनों सेम फॉर्मूले हैं। तो हमने शर्करा लिया, इसका जल अपघटन कराया तो भैया ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। अब देखो अगर इसमें होता क्या है, देखो इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल शर्करा की सांद्रता पर डिपेंड करता है, जल की सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो है जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा इस अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम यहां पे अभिक्रिया का वेग निकालें, इस अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अगर हम लोग निकालें तो हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। देखो K और अभिकारक आपका C12H22O11 है, इसकी घात 1 हो जाएगा। चूंकि अभिक्रिया का वेग जल की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ये जो है ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है, इसी को हम आभासी एकाणुक अपक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। इसकी आणविकता अगर देखा जाए तो आणविकता जो होती है ना वो दोनों अभिकारक के जितने मॉलिक्यूल हैं उतनी होगी। जैसे इसका एक मॉलिक्यूल है शर्करा का तो एक और एक इसका है, ये 2, यानी कि ये द्वि आणविक अपक्रिया होगी। क्या होगी, द्वि अणुक अपक्रिया, ठीक है, द्वि अणुक अभिक्रिया।
तो यही कहा गया है मेरे भाई कि ऐसी अभिक्रिया, देखो एग्जाम्पल देखो, वो परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो। देखो इसकी कोटि तो एक है लेकिन आणविकता इसकी एक नहीं है, इसीलिए ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। हमने शर्करा का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटा, अभिक्रिया का वेग हमने निकाला तो सिर्फ ये शर्करा के अणुओं पर ही डिपेंड करता है, तो इसके घात एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है लेकिन आणविकता 2 है, तो ये भैया आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। बहुत सटीक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, दे देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। देखो सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है मेथिल एसीटेट को, CH3COO CH3, इसका भी जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ, और सेम वही प्रोसेस होगा। ऊपर हम लोग ले लेंगे H+, क्या ले लेंगे H+, तो हमारा ये टूट जाएगा एसिटिक अम्ल में CH3COOH, और ये मेथिल अल्कोहल में भी टूटेगा CH3OH, ठीक है। मतलब जब हमने मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया भैया तो ये एसिटिक अम्ल और मेथिल अल्कोहल में टूट गया। अब इसमें भी जो जल है ना, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर इसकी भी अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग निकालें, वही सेम प्रोसेस, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर निकालें तो ये हो जाएगा के, वेग स्थिरांक आपका, और CH3COO CH3, ये सिर्फ इसी पर ही डिपेंड करता है। अभिक्रिया जब होती है तो इसी की सांद्रता में परिवर्तन होता है भैया, तो ये प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी लेकिन इसकी भी आणविकता 2 होगी। इसका रीजन मैंने नीचे लिख रखा है कि इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि एक है, क्योंकि जल के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि इनकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया होंगी। बस समझ में आ गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, वो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। तो हमारे लिस्ट में जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसका भी हमने भैया सफाया कर दिया है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे अपने चल रहे हैं और इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब चलेंगे अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर भाई साहब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है तो हम कुछ मायरेकल करके दिखाएंगे, कुछ चमत्कार, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको पढ़ो। ये भी लगभग उसी तरह है, फॉर्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया था, इसीलिए मैंने उसको स्पेशल आप लोगों के लिए लिख कर रखा था, वो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको पढ़ो और इस न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करो। देखो ध्यान से समझो, देखो एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, यानी कि अर्धायुकाल दिया गया। अर्धायुकाल का मतलब आधा भाग कब पूर्ण होता है, तो एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। अब 80% आपसे पूछा जा रहा है तो वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने बताया था। यहाँ पे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 लेंगे और टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता 100 में से 80 घटा देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले वही करेंगे क्योंकि हमें अर्धायुकाल 10 मिनट दिया गया है, तो हम लिखेंगे टी हाफ, ये हमें दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट। उसके बाद में हमें दिया गया है, देखो ध्यान से समझो, हम के यहां से निकाल लेते हैं, टी हाफ हमें दिया गया है तो ये होगा 0.6932 अपान टी हाफ, टी हाफ ये फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता ही है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, बार बार हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। देखो के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू 10 दिया गया है, 10, ठीक है, 10 मैंने लिख दिया। मिनट इनवर्स इसका मात्रक लिख देंगे क्योंकि मिनट्स में हमारा दिया गया है, वैसे इसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है लेकिन आपका टी हाफ मिनट में है तो मिनट इनवर्स लिख देंगे। अब आपको निकालना इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो वही सेम प्रोसेस लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, के इक्वल टू, ठीक है, 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स,
ये फॉर्मूला हमारा होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखेंगे, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, वही सेम प्रोसेस, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और ए की वैल्यू दी गई है मेरे भाई, ए को 100 मान लेते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से। तो देखो भैया 100 में से 80 को घटा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से 80 को हम घटा देंगे, तो हमारा a माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई वो आ जाएगी, 100 में से 80 जाएगा तो यहाँ पे 20 बचेगा, 20। ठीक है, 20 बचा कि नहीं बता। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, इस पर वैल्यू को पुटअप करते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे k इक्वल टू, देखो 2.303 अपान टी, ठीक है, लॉग 100 अपान 80, 100/20, सॉरी 20। अब ये कट करेंगे 25 जा 100 हो जाएगा, तो log 5 हमारा आ जाएगा, सिंपल सा है। देखो इस k की वैल्यू भी हम रख देते हैं यहीं पे, देखो k की वैल्यू 0.6932/10 है, तो यहाँ पे k के जगह पर रखेंगे 0.6932/10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 अपान टी, ठीक है, इंटू log 5। अब चूंकि log 5 की वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूं, क्या प्रॉब्लम है भाई, सबको बताएंगे और कुछ बड़ा करके इस बार जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्स 0.6989। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। चलो देखते हैं, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं नेक्स्ट फेज में। देखो क्या करेंगे, इस t को हम इधर ले चल रहे हैं, t को हम इधर ले जाएंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल आना चाहिए, कुछ है नहीं इसमें। तो t को हम इधर ले जा रहे हैं, t इक्वल टू देखो 2.303, ठीक है, इंटू 10, देखो 10 इधर भाग में है, नीचे इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 10 अपान ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, टी के जगह पर 0.6932। ठीक है, इंटू log 5 की वैल्यू मैंने बताया 0.6989, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6989। ठीक है, ये अप्रॉक्स आपका हो चुका है। अब हम एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, t इक्वल टू देखो 2.303 इंटू 10 है, यानी कि ये दशमलव 10 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.03 इंटू 0.6989 अपान 0.6932। जब भैया 0.6989 को 0.6932 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.0082, अप्रॉक्स इतना आएगा, 1 नहीं थोड़ा सा ज्यादा आएगा। एक्चुअल वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हम भैया थोड़ा बहुत सब देखेंगे, तो 23.03 इंटू 1.0082 का गुणा करेंगे जब हम, तो हमारा समय आ जाएगा t इक्वल टू 23.23 आएगा, 23.23 अप्रॉक्स आएगा, सॉरी 22 आएगा, 22 मिनट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा समय हो जाएगा। समय हमारा अच्छा चल रहा है, आपका भी अच्छा चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको एक बार फिर से पुनः रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अपक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो अर्धायु काल है 10 मिनट, हमने निकाल लिया वेग स्थिरांक 0.6932/10 मिनट इनवर्स। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हमें पता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता 20 हो गई, हमने ए के जगह पर 100 और इसके जगह पे 20 रखा, log 5 आया, log 5 की वैल्यू 0.6989 होता है। ठीक है,
अब t इक्वल टू 2.303 अपान 10 हो इंटू 10 अपान 0.6932 हो गया। log 5 की वैल्यू हमने रख दी। इसका 10 से गुणा हुआ तो 23.03 हुआ। इसको डिवाइड किया 1.082 आया। ठीक है, फिर t इक्वल टू 23.03 इसका गुणा करेंगे 1.0082 से, तो हमारा 23.22 या अप्रॉक्स 23.23 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं बहुत ही गर्व के साथ कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा भाग अगर 10 मिनट में पूर्ण होता है तो इस अपक्रिया का 80% भाग जो है वो 23.22 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो ड्रामा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बढ़ते चलो आगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ये देखो 4th नंबर क्वेश्चन, हमारे लिस्ट का जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है तो मैं इसको भी अब डिस्कस करने जा रहा हूं। सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अभिक्रिया की कोटि पहले समझते हैं, फिर हम आणविकता को समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। वही सेम प्रोसेस जो मैंने अभी कोटि में आपको बताया था। देखो, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब अभिकारक अणुओं की वो सांद्रता, वो संख्या जिसकी सांद्रता जो है अभिक्रिया होते समय परिवर्तित हो, तो वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जैसे हमने दिखाया था आपको शर्करा का, मैंने जल अपघटन कराया था, तो उसमें शर्करा की सांद्रता में तो परिवर्तन हो रहा था लेकिन जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा उसी को ही हम अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वो संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा, ध्यान से समझना, छोटा सा हो घर अपना। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहां पे लिख देंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2, ये हमने ले लिया। जब इसको हम तोड़ेंगे भैया, तोड़ मोड़ के जोड़ेंगे तो ये 2H2O में टूटेगा और N2 यानी कि नाइट्रोजन में टूट जाएगा, ऐसे नाइट्रोजन गैस। तो अगर इसके अभिक्रिया का वेग हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो देखो ये जो आपका अभिकारक है, ये जो है अभिक्रिया जब हो रही होती है तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो अभिक्रिया का वेग निकाल लेते हैं। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा K, ठीक है, NH4NO2, ठीक है। इसकी सांद्रता कितनी है? एक ही है, इसके घात 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 हो जाता, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती। तो अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। ये जो होगी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। और जो मैंने आपको एक आभासी एकाणुक अभिक्रिया करके बताया था मैंने, देखो ये वाली जो मैंने अभिक्रिया बताई थी, इसमें देखो शर्करा की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा था, तो इसी की संख्या को ही, इसी के अणुओं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। ये जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा था तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम नाइट्राइड की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी ये। जैसे हम ले लेते हैं CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट, नाम लिख दीजिएगा। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3COONA, ठीक है, ठीक है, सोडियम एसीटेट बनेगा और प्लस एथिल अल्कोहल बनेगा C2H5OH। तो हमें अभिक्रिया की कोटि के लिए उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, हमें अभिकारक से ही मतलब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दोनों हमारे अभिकारक है ना, इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। जब रिएक्शन होगा तो दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होगा, तो अभिक्रिया का इनका जो वेग होगा वो भी मैं बता देता हूं। अभिक्रिया का वेग, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा? दोनों की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है, तो CH3COO C2H5, इसके घात 1 हो गया, और NaOH, इसकी सांद्रता भी परिवर्तित हो रही है तो इसके घात 1 हो जाएगा। इसके घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि होगा, तो 1 और 1 2, अतः ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अतः ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है।
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। बस हो गया। तो अभिक्रिया की कोटि समझ में आया, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वो संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जैसे इसकी सांद्रता परिवर्तित हो रही है तो अभिक्रिया की कोटि हमने निकाल लिया, और इसमें दोनों की सांद्रता परिवर्तित हो रही है तो हमने अभिक्रिया की कोटि को निकाल लिया। चलो हमारा इसी में अभिक्रिया की आणविकता को समझते हैं, क्योंकि कोटि और आणविकता दोनों समझानी थी। 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। देखो आणविकता क्या होगा, मतलब जो अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं ना, उनकी जो संख्या होगी उसी को ही आणविकता बोलेंगे। इसमें अगर सांद्रता परिवर्तित हो रही हो या ना हो रही हो इससे मतलब नहीं है। देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अमोनियम नाइट्राइड को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइड का एक अणु भाग लेता है, अतः इसकी आणविकता 1 है। मतलब वही वाला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। देखो NH4NO2 ये अमोनियम नाइट्राइड हो गया आपका। जब इसमें रिएक्शन होगा, ठीक है, गर्म करेंगे इसको तो आपका 2H2O बनेगा और N2 बनेगा, N2 गैस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भैया। तो इसमें सिर्फ एक अभिकारक भाग ले रहा है। देखो NH4NO2 की जो वैल्यू है 1 है, तो ये एकाणुक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अतः ये एकाणुक अभिक्रिया है। एकाणुक मतलब इसमें सिर्फ एक ही अणु भाग ले रहा है, एकाणुक अभिक्रिया है, ठीक है। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब अभिक्रिया की आणविकता जो है वो अभिकारक अणुओं की संख्या ही होती है, ठीक है। दूसरा देखो, NaOH द्वारा एथिल एसीटेट के जल अपघटन की अभिक्रिया की आणविकता 2 है, क्योंकि इसमें दोनों अभिकारक का एक एक अणु भाग ले रहा है। मतलब वही वाला देखो, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल अपघटन हम कराएंगे तो हमारा बनेगा CH3COO Na और प्लस C2H5OH। इसमें अगर देखोगे तो अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है, एक इसका और एक इसका, 2 है, तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। अतः ये है द्विआण्विक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। तो कोटि और आणविकता को समझ गए। कोटि में क्या होता है कि जो अभिकारक होगा ना, जिसकी सांद्रता अभिक्रिया होते समय परिवर्तित होगी, उन्हीं की संख्या को ही हम अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा आणविकता में, कि जितने भी अभिकारक हैं उनकी संख्या को ही हम अभिक्रिया की आणविकता बोलेंगे। इसमें कोई भी ड्रामा नहीं है, सिंपल सा है, बस उनकी संख्या को आप बता दो, आणविकता आपकी हो गई। समझ में आ गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं भैया, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लो भैया आपने कुछ नहीं पढ़ा। देखो ध्यान से समझो, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का ही है। क्वेश्चन हमारा 5 है, यहाँ पे हमारी लिस्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको समझ लेना बेटा, जरूर समझ लेना, 4 नंबर में पूरे आता है। देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो है वो अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 मतलब 3/4 पूर्ण होने में जो लगा टाइम है वो अर्ध क्रिया यानी कि अर्धायुकाल अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। इसको प्रूफ करना है तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको समझना मेरे भाई, समझना जरूर से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, K = 2.303/T log A/A-x, ठीक है। ये फॉर्मूला तो पता ही है, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम 3/4 के लिए निकालेंगे। 3/4 का मतलब, जैसे अभिकारक की अगर प्रारंभिक सांद्रता A 100 होगा तो 3/4 का मतलब कितना होगा? सोचो, 100 का
75 हो जाएगा, 75। क्यों? क्योंकि 3/4 की बात की जा रही है, ठीक है। 100 का जो 3/4 होगा वो 75 होगा। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, पहले 3/4 के लिए निकाल लेंगे, फिर हम अर्ध आयु काल के लिए निकाल लेंगे। अर्ध आयु में क्या होगा, हम जो है a की वैल्यू 100 रखेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू 50 रखेंगे, दोनों को निकाल लेंगे, बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले 3/4 के लिए निकालते हैं। तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए जो है उसकी वैल्यू हम 100 लेते हैं मेरे भाई, 100। ध्यान से समझना, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टी समय पश्चात अभी लिख देते हैं, अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स लेते हैं हम लोग। अब a माइनस एक्स हमने किया, तो देखो हमें करना क्या है, ध्यान से समझना, चीजों को समझो। देखो 100 में से हमें 75 घटाना होगा। क्यों? क्योंकि 3/4 की बात की जा रही है, तो 100 का 3/4 जो होगा वो 75 होगा, ठीक है। 3/4 तो ये 75 हो जाएगा। तो a माइनस एक्स की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 100 में से 75 घटाओगे तो 25 आएगा। अब इस फॉर्मूले पर हम ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हमारा आएगा k इक्वल टू 2.303 अपान टी। देखो टी के जगह पर हम रख देंगे टी 3/4 कर देते हैं, क्योंकि 3/4 के लिए हम पहले निकाल रहे हैं, तो 3/4 कर देंगे। जैसे 3/4 के लिए हमने ये प्रोसेस किया है, तो 3/4 मैंने कर दिया, ठीक है। लॉग ए की वैल्यू है 100 और a माइनस एक्स की वैल्यू है 25। कट करो इसको तो 25 4 जा 100, log 4 आएगा। तो ये एक काम और करो मेरे भाई, एक काम और करो, इस टी हाफ को इधर ले चलते हैं, टी हाफ को सॉरी टी 3/4 को इधर ले आते हैं, ये हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू log 4। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। मतलब पहले हम 3/4 के लिए निकाल लेंगे। देखो 3/4 के लिए हम निकाल रहे थे, तो हमने प्रारंभिक सांद्रता 100 माना, टी समय पश्चात सांद्रता हमने 100 माइनस 75 कर दिया, 25 आ गया। फिर हम k इक्वल टू 2.303 अपान टी 3/4 कर देंगे, क्योंकि 3/4 के लिए हम निकाल रहे थे। log 100 अपान 25 4 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमें कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि 3/4 में पूर्ण होने में जो लगा समय जो है वो अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। अब हम लोग अर्ध आयु काल के लिए निकाल लेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि माना ये हम अर्ध आयु काल के लिए निकाल रहे हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए, इसकी जो वैल्यू है वो 100 लेते हैं। अब अर्ध आयु काल के लिए निकाल रहे हैं भैया, तो क्या करेंगे, टी समय पश्चात जो अभिकारक की सांद्रता लेंगे वो कितना लेंगे, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स जो हम लेंगे ना, वो 100 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि 100 माइनस 50 इसलिए करेंगे क्योंकि अर्ध आयु काल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 100 माइनस 50 हमने कर दिया, तो a माइनस एक्स की वैल्यू आपकी 50 यानी कि 50 आ जाएगा। अब हमें प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला पता ही है, उसको रखते हैं। k इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है 2.303 अपान टी। देखो हम टी के जगह पर टी हाफ कर देते हैं, क्योंकि भैया अर्ध आयु काल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो टी हाफ कर देंगे, ठीक है। इनटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है, इसको लिख देंगे ऐसे। अब ए की जगह पर 100, ए माइनस एक्स की जगह पर 50 कर देंगे, तो टी हाफ को हम इधर ले चलते हैं, ये भी कर देते हैं इसी टाइम। टी हाफ इक्वल टू देखो 2.303 अपान के, ठीक है, इंटू लॉग ए की वैल्यू हमारी है भैया 100
ए की वैल्यू है 100 और ए माइनस एक्स की वैल्यू है 50। इसको कट करोगे तो ये 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो टी हाफ जो है, टी हाफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 अपान के इंटू log 2। log 2 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। देखो भैया, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 हमारा आया था टी 3/4 जो होगा वो 2.303 अपान के log 4 के बराबर होगा, समीकरण 1। और ये टी हाफ 2.303 अपान के log 2 के बराबर हुआ। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है? देखो टी 3/4, टी 3/4 इक्वल टू हमारा है, ध्यान दो, देखो टी 3/4 इसको भाग देंगे हम किससे? टी हाफ से भाग देंगे, क्योंकि दोनों को हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टी 3/4 की वैल्यू कितनी है? देखो 2.303, ठीक है, अपान टी, ठीक है, अपान के इंटू log 4 है, log 4, ठीक है, log 4। और टी हाफ की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? ये देखो 2.303 अपान के, ठीक है, यहाँ पे log 2 है, log 2। तो भैया 2.303 अपान के से 2.303 अपान के कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या? ध्यान से समझो, अब हम प्रूफ कर चुके हैं लगभग। तो ये हमारा टी 3/4 अपान, ठीक है, टी हाफ अपान टी हाफ, इसकी जो वैल्यू आई वो log 4 आ गई। log 4 ऊपर रहेगा अपान log 2 नीचे रहेगा, log 2 नीचे रहेगा। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? टी 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू log 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2 लिख सकते हैं। नीचे आपका ऑलरेडी log 2 है, log 2 है, तो log 2 से log 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो भैया हमारा फाइनली आ गया जो प्रूव हमें करना था, टी 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो अगर यहाँ पे हम टी 3/4 इक्वल टू लिखें, टी 3/4 इक्वल टू होगा, देखो 2 इधर गुणे टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया का 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्धायुकाल का 2 गुना होता है। तो यही हमें प्रूफ करना था। यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टी 3/4 यानी कि 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है वो 2 इंटू अर्ध आयुकाल यानी कि अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है, अर्ध आयुकाल। ठीक है भैया, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, दैट्स अप्रूव्ड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे कहा गया था भैया कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा इसको सही से कर देते हैं, ठीक है, फिर ध्यान से इसको समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अवक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो हमने क्या किया? प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हमें पता था। हमने पहले 3/4 के लिए निकाला, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 लेंगे, ए माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 75 लेंगे, क्योंकि 3/4 है तो 25 आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले पर रख देंगे, टी के जगह पर टी 3/4 कर देंगे, 100/25 करेंगे तो 4 आएगा, log 4। तो टी 3/4 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें समय बताना है, तो 2.303 अपान के log 4 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम अर्धायुकाल के लिए निकालेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता 100 होगी और a माइनस एक्स की वैल्यू होगी 100 माइनस 50, क्योंकि 50% की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान के log 2 आया। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो टी 3/4 भागे टी हाफ, इसकी वैल्यू थी 2.303 अपान के log 4, इसकी वैल्यू थी 2.303 अपान के log 2। तो टी ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो log 4 अपान log 2 बचा। log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, log 2 से log 2 कैंसिल, तो टी 3/4 अपान टी हाफ इक्वल टू 2। तो टी 3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ
यानी कि 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है अर्ध आयु का 2 गुना होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा पांचों का पांचों क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, आपके नजरों के सामने है, कहीं बाहर से मैंने नहीं कंप्लीट कराया है। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना मेरे भाई, बहुत काम किए हैं। और इस वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्लासेस मैं आपको देता रहूंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।